ग्रेविटेशन महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th के लेसन नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, आपके पास न्यूज आ गई होगी कि आपके एग्जाम मई में होने वाले हैं और आपके 23 नवंबर से स्कूल कॉलेज वगैरह खुल जाएगी। तो अगर आपने पहले से स्टडी करके रखी है तो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो आपके रिवीजन में हेल्प करेगा और अगर आपने अभी तक अच्छे से स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको सारे डिडक्ट पोर्शन के साथ में आपको लेकर जाएंगे और जो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं उन पोर्शन को स्किप करके बहुत ही अच्छे से लेसन का एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इन हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पूरे के पूरे साइंस 1 और 2 के वीडियोस बहुत जल्द मिल जाएंगे, जो कि आपके रिवीजन में भी हेल्प करेगा और आपकी स्टडी में भी हेल्प करेगा। तो सब ये फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है ग्रेविटेशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि आपके पोर्शन में नहीं है। इसके बारे में हम हल्का सा नॉलेज लेंगे और पूरा इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पोर्शन में नहीं है। केपलर्स लॉ है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 1 पर हम आते हैं और पढ़ते हैं कैन यू रिकॉल। कैन यू रिकॉल में आपके फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मीन्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि उसकी शेप और साइज चेंज हो जाती है। आप अपने एनवायरनमेंट में साइंस को खोजिए। साइंस हमारे घर में मिलेगी, हमारे आजू बाजू में मिलेगी। तो देखिए, शेप और साइज चेंज होने वाला एग्जाम्पल आपको आपके किचन में मिल जाएगा। जब मम्मी खाना बनाती है तो जब चपाती बनाएगी तो उसका शेप और साइज चेंज होता है, वो आपने ऑब्जर्व किया है। समोसा देख लीजिए, समोसे का शेप और साइज कैसे चेंज होता है। तो वो हमारे ये फोर्स से रिलेटेड है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप और साइज इजीली चेंज हो जाती है। दूसरा, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने के लिए हम लोग क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जब बॉलर बॉल बैट्समैन की तरफ मारता है तो बैट्समैन वापस उसको अपोजिट डायरेक्शन में बॉल को फेंकता है। तो बैट्समैन और बॉलर दोनों की डायरेक्शन एकदम चेंज हुई। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। थर्ड है उसकी स्पीड चेंज होना। तो स्पीड चेंज होने के लिए हम लोग फुटबॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम फुटबॉल खेल रहे होंगे तो अगर प्लेयर उसको किक मारेगा बॉल को, तो उसकी बॉल की स्पीड कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि आप बाइसिकल पर राइडिंग कर रहे हो और आपके फ्रेंड ने आपकी बाइसिकल को धक्का मारा है, तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और अगर उसने आपको पीछे अपोजिट डायरेक्शन में खींचा है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि इफेक्ट कौन कौन से होते हैं फोर्स अप्लाई करने पर। शेप और साइज चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वो टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फेमिलियर विद। तो जैसे ही फोर्स का नाम आता है तो हमें समझ में आ जाता है कि बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिंपल फोर्स है, स्टैटिक फोर्स है। इनके बारे में हमने 9th में पढ़ा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स है, उसकी वजह से ही हम लोग, फ्रिक्शन की वजह से ही आज हम लोग अर्थ पर चल पा रहे हैं, नहीं तो हम लोग स्लिप हो जाते। तो ये हम लोगों ने हमारे पढ़े हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आए मेन टॉपिक पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। जैसे ग्रेविटी का नाम आता है हमें न्यूटन याद आ जाता है, न्यूटन, एप्पल, ये सब बातें हमें याद आ जाती है। तो ये सब तो हम लोगों को पहले से पता है स्टोरी। आज हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। देखिए, यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, चाहे वो छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो, और वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ही हम आज अर्थ पर चल रहे हैं, अर्थ पर स्टैंड है, अर्थ पर स्थिर है। तो
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कैसे है। और देखिए एक बात हो रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है कि इतना कम होता है, लगता सबके बीच में, हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में है, लेकिन ये इतना कम है कि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे कि आप दो फ्रेंड पास में बैठे हुए हो, आप दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट क्या है, वो फोर्स क्या बहुत ही कम रहता है, इसलिए हमें उसका पता नहीं चलता। अब ये बात हमारे सामने आती है कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब सब ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, तो अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, तो क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है? हाँ, खींच रहा है, बट उसका फोर्स इतना कम रहता है कि वो एक्ट नहीं कर पाता, और अर्थ का मास ज्यादा है, तो अर्थ के मास ज्यादा होने की वजह से वो एप्पल को अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक दिया हुआ है कैन यू रिकॉल। ये बीच का यूज ऑफ आईसीटी ये आपके नहीं आएगा, और फोर्स ऑफ मोशन के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। कैन यू रिकॉल दिया हुआ है व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के मोशन के लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ दिया था एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। सपोज करो फैन चल रहा है, तो अगर वो फैन चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक आप स्विच ऑफ नहीं करोगे। अगर फैन रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे। समझ में आया? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। सेकेंड आपका दिया हुआ द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट इट। एफ इजिकल्स टू एम ए होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा रहेगा तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि एक बाइक और स्कूटर दोनों में टक्कर हो गई है, तो सॉरी बाइक और बस में टक्कर हो गई है, तो बाइक क्या है ज्यादा दूर तक जाएगी, और बस ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि बस को फोर्स लगाने के लिए, क्योंकि बस का मास ज्यादा है तो बस को ज्यादा फोर्स लगेगा, बल्कि बाइक का मास कम है, इसलिए बाइक ज्यादा दूर तक गई, उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई हुआ। अंडरस्टूड? एंड न्यूटन थर्ड लॉ इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन की रिएक्शन होती है। जैसे कि मैंने किसी बच्चे को कुछ बोला, तो बच्चे को बुरा लगा, तो उसने वापस मेरे को रिप्लाई दिया, तो एक्शन की रिएक्शन हुई, बट अपोजिट होती है। इसका एग्जांपल हम साइंटिफिक वे में करेंगे। जैसे हम लोग गन चलाते हैं, तो गन चलाते वक्त हम लोग जैसे बंदूक से गोली क्या निकलती है बाहर, तो वो पीछे की तरफ हमारे शोल्डर पर पुश करती है, यानी एक फोर्स आगे की तरफ लगा तो दूसरा फोर्स कहाँ लगा? हमारे कंधे पर लगा। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल हम रॉकेट का ले सकते हैं। जैसे रॉकेट जब लॉन्च करते हैं रॉकेट, तो रॉकेट में जितना प्रेशर से वो इंजन का धुआं निकलेगा, उतना ही फोर्स से वो रॉकेट क्या होगी? ऊपर की तरफ जाएगी। थर्ड इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम ये वोटिंग करने के टाइम पर, जब हम शिप या वोट चलाते हैं, तो हम लोग वो चप्पू से पानी आगे, तो जितना पानी हम आगे की तरफ करेंगे, जितना पानी हम पीछे की तरफ करेंगे, हमारा वोट उतना के उतना ही आगे जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल होगी एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अंडरस्टूड? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आपका फर्स्ट पेज का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट पेज। अब सेकंड पेज पर आते हैं, तो सेकंड पेज में आपके देखिए कुछ है नहीं, सेकंड पेज में आपके पोर्शन में नहीं है। देन हम लोग जाएंगे पेज नंबर 3 पर, केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ के लिए मैंने एक वीडियो बनाकर पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप उसको देख सकते हो।